I welcome you all to Awakening classes. So we have started Indian Economy lecture series. This is part number 5th. Last time we have discussed about inflation. So in this lecture we are going to discuss some more terminologies about inflation, some MCQs based on that, various indexes to calculate inflation. So without wasting our time, let's start our lecture. The very first definition is reflation. तो जैसे लास्ट टाइम हमने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन इन सब चीजों को डिस्कस करा था, आज के इस लेक्चर में हम रीफ्लेशन से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखो हमने पढ़ा इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट में प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के बहुत कम हो जाएं। दैट कंडीशन इज नोन एज डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो नेगेटिव में चले जाएं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्लेशन। अब आपको पता है कि जो डिफ्लेशन है वो किसी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, मार्केट की ग्रोथ के लिए। ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा होता है, ना ही डिफ्लेशन। अब अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट की। क्योंकि आपको पता है जब भी मार्केट में डिमांड होगी, डिमांड होने का मतलब है लोगों के पास मनी सप्लाई है, मींस इन्फ्लेशन होगी। तो अगर मार्केट में डिफ्लेशन है मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बहुत कम है, मींस नेगेटिव में है इन्फ्लेशन, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगाएगी, दैट इज नोन एज रिफ्लेशन। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। ये रिफ्लेशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, एंड इंक्रीज डिमांड बाय गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या है? ध्यान से समझो। देखो मार्केट में डिफ्लेशन है, प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के बहुत कम है। गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगी। किसी भी तरह से क्रिएट कर सकती है। मैंने बहुत मेथड्स पढ़ाए हैं आपको कैसे हम इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? जैसे रेपो रेट को चेंज करके इन्फ्लेशन को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह टैक्सेस को कट किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। इससे भी क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ठीक है? तो रिफ्लेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है और डिमांड को बढ़ाती है, मींस इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनिए, दो वर्ड से बना हुआ है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो आपको पता है, राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन होता है मार्केट में स्लो डाउन आ जाना। स्लो डाउन मतलब मार्केट में ग्रोथ रुक गई हुई है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हुई है। तो ऐसी कंडीशन जब मार्केट में, जब किसी भी इकोनॉमी में एक तो ग्रोथ बहुत स्लो है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। देखो अभी मैंने आपको बताया जब इन्फ्लेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, बट एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि जब इन्फ्लेशन भी हो सकती है मार्केट में और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डेफिनेशन आपको दी जाएगी कि एक कंडीशन इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई होती हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन दे देगा, डिफ्लेशन दे देगा, रिफ्लेशन। तो आपने मार्क करना है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब मार्केट में स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। तो स्लो डाउन मतलब ग्रोथ कम है, महंगाई भी है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये तीनों कंडीशन मिलके क्या बनाती हैं? स्टैगफ्लेशन। आई होप ये स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। रिफ्लेशन क्या आता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत कम है। दैट प्रोसेस नोन है रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई लेवल में होती है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? देखो जब कभी सभी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस ना बढ़े बल्कि कुछ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़े, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस नहीं बढ़ने, कुछ गुड्स और सर्विसेज के जब प्राइस बढ़ जाते हैं मार्केट में, दैट थिंग इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। और ये क्या होता है? विदाउट अ ट्रेडिशनल डेजिग्नेशन, मतलब ये अचानक होता है, ये ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस एज सच रहते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। तो आपको ना इसमें ना इनकी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनता है फिलिप्स कर्व से। देखो पहली बात आपको पूछा जाए फिलिप्स कर्व क्या है? कर्व है तो किसी के बीच में ग्राफ होगा, तो फिलिप्स कर्व एक तरह का ग्राफ है किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में।
इस कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। देखो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होती जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है, इनवर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और जब महंगाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ये जो रिलेशन है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको शो करता है कौन सी कर्व? फिलिप्स कर्व शो करती है। ठीक है, ये एक इनवर्स रिलेशन है। मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने से अगर मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। बट ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ स्मॉल टाइम के लिए ऐसा होता है। अगर स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। बट अगर हमारे पास मार्केट में बहुत देर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन रहती है तो उस केस में क्या होता है? इन्फ्लेशन इज प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। उस केस में जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इन्फ्लेशन होने से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो लोग हैं उनको चीजें महंगी मिल रही हैं। अब वो क्या करेंगे? सपोज करो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, पहले महंगाई कम थी तो मेरी कम वेजेस पे भी काम चल जाता, मेरी कम सैलरीज पे भी काम चल जाता था। अब क्या हो रहा है कि अब महंगाई बढ़ रही है, अब जो पहले चीज 20 रुपए की मिल रही थी आपको, वो अब 50 रुपीज की मिल रही है। तो अब आपको तो तनख्वाह भी ज्यादा चाहिए, आपको सैलरी भी ज्यादा चाहिए, तो आप ज्यादा वेजेस की डिमांड करोगे। जब आप ज्यादा वेजेस की डिमांड करोगे तो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो होंगे वो नए लोग को रिक्रूट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इनिशियली तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो ये फिलिप्स कर्व क्या है, और उसके बाद ये फिलिप्स कर्व जो है वो स्मॉल टाइम के लिए एप्लीकेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यहां से कंसेप्ट आता है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर इन्फ्लेशन भी होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, दोनों हाई होंगे। तो वो क्या कब होगा? वो तभी होगा जब इन्फ्लेशन ज्यादा देर के लिए मार्केट में रहेगी। जब ज्यादा देर में मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगी उस केस में इन्फ्लेशन भी होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, एंड दिस थिंग इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आई होगी। देखो मैंने एमसीक्यूज भी आज लाए, इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लो। इसके बाद फिर आपको कोई भी इन्फ्लेशन रिलेटेड टॉपिक में डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखो तीन मेथड्स हैं, एक तो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और थर्ड वन इज जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये जीडीपी नेशनल इनकम के कंसेप्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इन तीनों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। देखो रिटेलर के व्यू से आपने देखना है। रिटेलर मतलब देखो एक होता है होलसेलर, जब आप कमोडिटीज होलसेल में खरीदते हो तो दैट इज नोन एज होलसेलर। उसके व्यू में नहीं देखना, रिटेलर के माइंडसेट से देखना है। एक रिटेल शॉप होती है, किराने की शॉप, आप जाते हो वहां पर, तो जो फिक्स प्राइस है उस पर अगर आपको चीजें मिलती हैं दैट इज नोन एज रिटेल प्राइस। ठीक है, तो जब भी हम रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से प्राइसेस को कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था इन माय लास्ट लेक्चर, तो वो आप लास्ट लेक्चर देख के आना। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। इस साल का प्राइस लेना है माइनस बेस ईयर का प्राइस लेना है डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। इस तरह से आप रेट निकाल सकते हो कितना रेट है इन्फ्लेशन का। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपने याद रखना है कि सिर्फ हमने क्या लेना है? प्राइस लेना है। कौन सा प्राइस लेना है? रिटेल प्राइस लेना है, मतलब जो प्राइस कंज्यूमर पे कर है। जैसे मैं किसी दुकान से सामान लेने जाऊंगा, मुझे तो होलसेल में सामान नहीं मिलेगा ना, अगर मैं बल्क में खरीदूंगा तो होलसेल में मिलेगा। बट ऐसे नेचुरल कोई भी पर्सन है वो दुकान से सामान लेते तो वो रिटेल प्राइस में मिलता है। तो जब हम रिटेल प्राइस में लिए हुए सामान का इंडेक्स निकालेंगे दैट इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब इसको कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालता है एनएसओ। एनएसओ की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते थे, फिर एनएसएसओ और सीएसओ को कंबाइन करके अब क्या बन गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब देखो ये सीपीआई ही कैलकुलेट करता है जो प्राइजेस होते हैं कमोडिटी के, चाहे वो फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी मतलब चीजें हैं उनके रिलेटेड जो भी रिटेल प्राइस है वो सीपीआई के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जो सीपीआई है वो चार चीजों के लिए कैलकुलेट होता है। ध्यान से सुनना, एक तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कैलकुलेट होता है,
एग्रीकल्चर लेबर के लिए कैलकुलेट होता है और रूरल लेबर के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। और उसके बाद रूरल अर्बन कंबाइंड, मतलब ये 4 चीजों के लिए सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। जो पहली ये 3 चीजें हैं, इनके लिए जो सीपीआई है वो कैलकुलेट कौन करता है? लेबर ब्यूरो। कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो, जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपीआई जो रूरल अर्बन कंबाइन वाला है, उसको कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको मोस्पी कहते हैं। तो ये किसके अंडर आता है? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और यही बेसिकली जो सीपीआई होता है, मेन सीपीआई जिसकी हम बात करते हैं, जो इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट जो है वो सीपीआई के टर्म्स में ही किया जाता है। तो वो जो मेन है वो सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइन ही होता है। और ये किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है? एनएसओ। और जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मैंने अभी आपको बताया जब हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इस साल का प्राइस लेते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसमें से बेस ईयर के प्राइस को माइनस कर देते हैं, बेस ईयर के प्राइस को माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर के प्राइस के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे हमारे पास इन्फ्लेशन निकल जाती है। अब यहाँ पर सीपीआई के केस में हम बेस ईयर कौन सा लेते हैं? तो बेस ईयर हम सीपीआई के केस में कौन सा लेते हैं? 2012। ये आपने याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीपीआई में बेस ईयर क्या होता है? 2012, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो पहले ये 4 थे ना, 4 तरह से सीपीआई कैलकुलेट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब 2011-12 में ये अनाउंस किया गया कि सीपीआई सिर्फ 3 चीजों के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, एक सीपीआई फॉर रूरल, एक सीपीआई फॉर अर्बन और एक सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, एक सीपीआई कंबाइंड, जिसको आप सीपीआई सी कहते हो। मेनली यही होता है सीपीआई कंबाइंड, रूरल अर्बन कंबाइंड वाला, यही मेन सीपीआई जो है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। ये था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम रिटेल प्राइस लेते हैं चीजों का, ताकि हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकें। अब एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है, जब हम होलसेल प्राइस की बात करते हैं इसका मतलब हम चीजों को बल्क में खरीदते हैं। तो जब हम चीजों को ट्रेड करते हैं बल्क में, मतलब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें लेते हो, उस केस में आपको चीजें सस्ती पड़ती हैं, दैट इज नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट होलसेल प्राइस ना रियल पिक्चर को शो नहीं करता है, रियल पिक्चर को रिटेल प्राइस ही शो करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? जैसे वहां पर एनएसओ था अंडर मॉस्पी, यहाँ पर जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड आईटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये भी मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में। इस इंडिकेटर की जो मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्रोडक्ट को हम यहाँ पर होलसेल प्राइस में लेके कैलकुलेट करते हैं, बट जो जनरल पब्लिक है क्या वो होलसेल प्राइस में चीजों को लेती है? नहीं, वो किस में लेती है? वो रिटेल प्राइस में लेती है। इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को माना जाता है गुड फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। अब इसमें भी कुछ बेस ईयर लेंगे हम, तो इनिशियली हम पहले इसका बेस ईयर लेते थे 2004-5 में, बट 2017 में हमने 17 में हमने क्या किया, इस 2004-5 को चेंज करके 2011-12 कर लिया। इसका मतलब WPI के लिए अगर हम बात करें, द बेस ईयर इज 2011 एंड 12 एंड फॉर CPI द बेस ईयर इज 2012। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसा एग्जाम में आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे ये एक एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्क, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का, ये किसके अंदर आता है? लेबर ब्यूरो के। ये किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, एनएसओ। उसके बाद बेस ईयर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, इनमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो डेफिनेशन है पूरी आपको डेफिनेशन दी जाएगी, जैसे स्क्यूफ्लेशन की दी जाएगी, और आपको ऑप्शंस में स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब चीजें डाली जाएंगी, आपको पूछा जाएगा कौन है। फिलिप्स कर्व की आपको ये पूछा जा सकता है, क्या फिलिप्स कर्व पहले तो किसके बीच में है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन है। क्या ये यूनिवर्सल है? तो नहीं है। अगर इन्फ्लेशन एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी तो इन्फ्लेशन जो है वो प्रोपोर्शनल भी हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। और क्यों होता है? क्योंकि वेजेस बढ़ जाते हैं चीजों के, वेजेस की वजह से इंडस्ट्री ज्यादा लोगों को अपने में अलो नहीं करती फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम पे मैंने लेक्चर लाया था, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, वहीं पर कंसेप्ट आता है जीडीपी का। तो जीडीपी क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस करें चाहे वो बाहर वाले प्रोड्यूस करें, उसको वो हमारी क्या बनाती हैं? जीडीपी बनाती हैं। अब जीडीपी दो तरह से होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइस में कैलकुलेट होती है,
करंट प्राइस में, जैसे इस साल का जो प्राइस है दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। और अगर सपोज करो हमने कोई बेस ईयर लिया है तो उसमें अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, मीन 2011 अगर हमने बेस ईयर लिया मान लेते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, क्या कहेंगे? रियल जीडीपी। और अगर हम इस नॉमिनल जीडीपी को जो करंट प्राइस में कैलकुलेट है उसको डिवाइड कर दें रियल जीडीपी के साथ और इनटू कर दें 100, इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यही रिप्रेजेंट करेगा कि 2011 जो आपने बेस ईयर लिया था उससे लेके आज 2023 में कितना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कितना मार्केट में इन्फ्लेशन आया है, इसे आप वो शो कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर भी एक तरह से प्राइस डिफ्लेटर है, मतलब ये इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, बताता है कि कितना प्राइस जो है मार्केट में बढ़ा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा है। आई होप ये तीनों जो मेथड्स हैं आपको जीडीपी कैलकुलेशन के, सॉरी इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के, जिसमें सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, जीडीपी डिफ्लेटर है, ये सभी चीजें आपको समझ आई होंगी। उसके बाद मैंने आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, जैसे फिलिप्स कर्व और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन की, देखो आप लास्ट लेक्चर देखो, इन्फ्लेशन वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, जो भी चीजें थी इन्फ्लेशन के रिलेटेड हो सकती थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन करी, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीजों के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। अब हम कुछ एमसीक्यूज लाएंगे। एमसीक्यूज लाने का यही मोटो रहता है कि एक तो आपको रिवीजन हो जाए, प्लस अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है तो हम एमसीक्यूज के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन का रिवर्स क्या है? इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका उल्टा रिसेशन है, स्टैगफ्लेशन है, डिफ्लेशन और नन ऑफ अबव। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, जब प्राइसेस बढ़ते हैं दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर सपोज करो इन्फ्लेशन कम हो रही है, मतलब प्राइसेस कम हो रहे हैं और नेगेटिव में चल जा रही है इन्फ्लेशन, दैट इज द केस ऑफ डिफ्लेशन। एक और टर्म होती है डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। डिसइन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन होती है बट यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लेशन होती है, मतलब यहाँ पर भी इन्फ्लेशन कम हो रही है बट वो इतने ज्यादा रेट से कम नहीं हो रही है, तो ये गुड होती है फॉर मार्केट। बट डिफ्लेशन जो है वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। सेकंड, यहाँ पर जो और क्या टर्म है, स्टैगफ्लेशन, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? मार्केट में स्लो ग्रोथ है, प्लस इन्फ्लेशन भी है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दैट प्रोसेस नोन एज स्टैगफ्लेशन। इंपॉर्टेंट टर्म जिसके लिए मैंने क्वेश्चन ये आपका फ्रेम करा है, रिसेशन एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, रिसेशन क्या होता है? आपको बोलते हैं ना मार्केट रिसेशन में चलेगी, कोविड था तो मार्केट रिसेशन में चलेगी, फिर बाद में डिप्रेशन में चलेगी। ये रिसेशन क्या होता है? देखो, रिसेशन एक ऐसी कंडीशन होती है मार्केट में जब डिमांड बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, चीजों की डिमांड ही नहीं। अब जैसे कोविड आया था तो चीजों की डिमांड ही नहीं थी। अब कोविड के टाइम में कौन फर्नीचर ले रहा था, कौन गाड़ी ले रहा था? क्या आप कोविड के टाइम में बीएमडब्ल्यू ले रहे थे या कोई भी कार ले रहे थे? नहीं, अब आपके पास पैसा ही नहीं था। तो उस कोविड के टाइम में डिमांड जो है वो बहुत कम हो रही थी। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, वो तो कम हो रही थी। महंगाई, लोगों के पास पैसा होगा तो महंगाई होगी ना, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो महंगाई कहां से होगी? इन्फ्लेशन कम होती है। ठीक है, ये रिसेशन की कंडीशंस हैं, एक तो डिमांड बहुत कम हो रही हो, इन्फ्लेशन बहुत कम हो रही हो और लग रहा हो कि आने वाले टाइम में भी इन्फ्लेशन और कम हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ रिसेशन। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रही हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, ये भी रिसेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, इंडस्ट्रीज क्या करें? प्राइस कट करना शुरू हो जाए, मतलब सैलरीज काटना शुरू कर दें, अपने लेबर्स को रिमूव करना शुरू कर दें, दैट इज अ कंडीशन ऑफ रिसेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिसेशन। रिसेशन मतलब मार्केट जो है वो उसमें बहुत मंदी आ गई है, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिसेशन। रिसेशन से निकलने के लिए ही मैंने आपको अभी एक टर्म बढ़ाई, रिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाती है, डिफरेंट रेट्स को कट करके, इंटरेस्ट रेट को कम करके, और भी बहुत तरीके से मार्केट में पैसा लाती है। रिसेशन की एक्सट्रीम कंडीशन को बोलते हैं डिप्रेशन। अगर कोई आपने सुना है ना, ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें डिमांड बहुत जीरो हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत मतलब कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उस केस में यही हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, दैट इज द केस ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये चीजें आपको समझ आए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। वंस द रिजर्व रेशियो फंड, सीआरआर की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो इज कंटिन्यू टू इंक्रीज बाय द आरबीआई। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता जा रहा है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, इतनी बार मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। देखो, सीआरआर के बढ़ने से क्या होगा? सीआरआर क्या है? वो पैसा जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब बैंक्स को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा।
बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, इसका मतलब बैंक के पास पैसा कम है लोगों को देने के लिए, इसका मतलब मार्केट में पैसा कम आएगा। तो इसका आंसर यही होगा, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्योंकि बैंक का ज्यादा पैसा आरबीआई में पड़ा हुआ है, वो लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है आप इकोनॉमी के बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके एग्जाम में जिसके लिए आपको ऑप्शंस में एलिमिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और ये मैं चीज आपको बताता चलूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। तो आपने अगर ये करे ना तो ये एक तरह का मॉक टेस्ट ही है आपके लिए फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वंस इन्फ्लेशन इज एन आउटकम ऑफ अ राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, द आउटकम इज, देखो ये इन्फ्लेशन के एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्फ्लेशन अगर किस वजह से हो, राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर्स बढ़ जाए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर ज्यादा डिमांड करने लगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से जब इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन। तो मैंने आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था जब भी प्रोडक्शन के बढ़ने से राइज होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन है स्टेगनेशन, मार्केट में जब इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, प्लस स्टेगनेशन है मीन स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है या अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस भी है, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको इसके लिए ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्वायरिंग पावर ऑफ मनी डिफर्स, एक्वायरिंग पावर जो है वो मनी की वो डिफर करती है डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ जॉब्स, विद द इंटरेस्ट रेट, विद द प्राइस लेवल, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल। देखो चीजों की एक्वायरिंग पावर जो है मनी की बात हो रही है, पैसों की एक्वायरिंग पावर जो है कि मतलब पैसों से आप चीजों को खरीद सकते हो, वो किससे चेंज होगी, प्राइस लेवल के बढ़ने से चेंज होगी, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल विद द इंटरेस्ट रेट। इसका कहने का मतलब है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है परचेजिंग पावर को, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, परचेजिंग पावर क्या होता है, सपोज करो आप कभी मार्केट में जाते हो, एक चीज आपको 50 रुपए की मिल रही थी, ठीक है, अगर सपोज करो मार्केट में चीजों के प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर चीजों के प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी या कम होगी, तो परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। सपोज करो अगर चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पहले आपको चीज कोई 50 रुपए की मिल रही थी, अब वो चीज आपको 70 रुपीज की मिल रही है, इसका मतलब आपको उस चीज को लेने के लिए अब 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी मनी की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक्वायरिंग पावर जो है मनी की वो डिफर करती है किससे, जब प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनवर्सली होता है प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल बढ़ेंगे तो आपकी जो एक्वायरिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एक्वायरिंग पावर मनी की, जब प्राइसेस जो है वो चीजों के बढ़ जाएंगे। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द परचेजिंग पावर एंड प्राइस लेवल के बढ़ने से परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आइटम दैट हैज मोस्ट वेट इन होलसेल कॉस्ट इंडेक्स, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में टोटल 697 कमोडिटीज होती हैं, पहले तो ये याद रखना 697 कमोडिटीज होती हैं। अब उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आ जाते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना, प्राइमरी आर्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे फूड वगैरह आ गया, ये प्राइमरी आर्टिकल्स में आ जाते हैं। फिर फ्यूल आ जाता है, फ्यूल एनर्जी रिसोर्स, इनको सेकेंडरी कहते हैं। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आ जाते हैं, टर्शियरी वाले। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसको वेटेज ज्यादा दी गई है। बेसिकली क्या होता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को वेटेज दी जाती है, तो किसकी वेटेज ज्यादा है, क्या प्राइमरी की ज्यादा है, क्या फ्यूल पावर की ज्यादा है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की ज्यादा है, पावर की ज्यादा है, या फूड आइटम्स की ज्यादा है। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा पावर उनको दी जाती है, नियर अबाउट 65%। प्राइमरी आर्टिकल्स की जो जैसे फूड आइटम्स आ गया, इनकी 20% के अराउंड होती है। फ्यूल एंड पावर की अगर हम बात करें, इसकी 15%, 14-15% के अराउंड होती है। तो आपने याद रखना सबसे ज्यादा कहां पर होती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की, नियर अबाउट 65%। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैन्युफैक्चर की, उससे कम आ गई हमारे पास प्राइमरी की, फूड आ गई आइटम्स, और उसके कम आ गई फ्यूल एंड पावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वर इज अडॉप्टेड टू डिडक्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम कौन से इनमें से ऑब्जर्वर को, मतलब कौन से मेजर को यूज करेंगे अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। ठीक है, रिडक्शन इन रेपो रेट, हम रेपो रेट को कम करेंगे, इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट जो है वो बढ़ाया जाता है, रेपो रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। अब क्यों होता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने ये सब 10 बार एक्सप्लेन करा हुआ है। रिडक्शन इन बैंक रेट, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है भाई, इन्फ्लेशन को हमें कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर, जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हमारा, अगर हम गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आ, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो नहीं, इससे इन्फ्लेशन बढ़े, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, तो कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कम पैसा स्पेंड करे, गवर्नमेंट पैसा कम स्पेंड करेगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना इकोनॉमिक्स में, तो आपको चीजों को इजीली करना आ जाएगा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कंसेप्ट्स की। और अगर आप सिर्फ इस पीछे भाग रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि सिर्फ यही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो इकोनॉमिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री पॉलिटी में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको हर टर्म को समझना जरूरी है। आई होप आज का इन्फ्लेशन का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंडियन इकोनॉमी की ये सीरीज चल रही है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखो। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, डिफरेंट सीरीज चल रही हैं, आप उन सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, प्लस जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी के लिए भी बहुत सारा कंटेंट हमने अवेलेबल कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, डेली क्विज भी होता है, न्यूज़पेपर भी हम डेली वहां पर शेयर करते हैं, प्लस ये पीडीएफ भी हम वहीं शेयर करेंगे। वो एक ओपन ग्रुप है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप मुझसे क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।